नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो वैक्सीन, एंटीबायोटिक और वैक्सीन कंट्रोल का यूज़ करते हैं उनके पीछे किन वैज्ञानिकों का योगदान है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने पूरी मेडिकल साइंस का क्षेत्र ही या फिर उसकी दिशा ही चेंज कर दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी वैज्ञानिकों के विशेष योगदानों के बारे में जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे ही यूज़फुल एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में हम वैज्ञानिक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं हमारे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। एंटोनी वैन लीeuwenhoek का जन्म 1632 में नीदरलैंड में हुआ था और उन्हें अक्सर माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से 1670 के दशक में, उन्होंने सरल लेकिन प्रभावी सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाए थे। जी हाँ, आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि कोशिका को देखने के लिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उस कोशिका का अध्ययन किया और सबसे पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। इन उपकरणों ने उन्हें सूक्ष्म जीवों को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बनने में मदद की, जिन्हें उन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया। इन माइक्रोस्कोप की मदद से लीeuwenhoek ने तालाब के पानी, डेंटल प्लॉक और अन्य नमूनों का अध्ययन किया और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स और ब्लड सेल्स की खोज की, ऐसे जीवन प्रकार जिन्हें विज्ञान ने पहले कभी नहीं देखा था। जी हाँ, जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है, इन्होंने ही तालाब के पानी में जितने भी डेंटल प्लाक पाए जाते हैं या फिर जितने भी नमूनों अध्ययन उन्होंने किया, उनकी शारीरिक संरचना और उनके कोशिकीय संगठन के बारे में सबसे सर्वप्रथम इन्होंने ही अपने माइक्रोस्कोप में देखकर उनका अध्ययन किया था। और जितने भी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं या फिर हमारी जीवित कोशिका या रक्त कोशिकाएं होती है, ये किस प्रकार का इनका संरचना होता है, किस प्रकार की इनकी बॉडीज होती है, इनमें किस प्रकार का रासायनिक संगठन मिला हुआ है, इन सब का अध्ययन भी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ही किया था। उन्होंने 1674 से शुरू होकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखे पत्र में अपने निष्कर्षों के बारे में लिखा, जिससे एक पूरी तरह से एक नई माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का पता चला। उनके आधारभूत कार्य ने माइक्रोबायोलॉजी के लिए मंच तैयार किया और लोगों को हमारे चारों ओर सूक्ष्म जीवन की विविधता और उपस्थिति को समझने में मदद की। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम हमारी आंखों द्वारा नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और माइक्रोबायोलॉजी को एक भेंट स्वरूप प्रदान किया। यही थी इनकी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भूमिका। अगले है जोसेफ लिस्टर। इन्होंने 1827 से लेकर 1912 तक अपना जो जीवन था माइक्रोबायोलॉजी को समर्पित कर दिया था। 1827 में जन्मे ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर को सर्जरी के दौरान संक्रमण रोकने में उन्हें क्रांतिकारी काम के लिए एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता माना जाता है। सन 1827 में जोसेफ लिस्टर का जन्म हुआ था और इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था और ये ब्रिटिश में एक सर्जन के नाम से मशहूर थे। एक चिकित्सक थे जो सर्जरी करते थे और इन्हीं के दौरान इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। सन 1800 के दशक के मध्य में सर्जरी बहुत खतरनाक थी क्योंकि बाद में संक्रमण हो सकता था, जिससे अक्सर मौत भी हो जाती थी। हाँ, जब पुराने टाइम पे इतने इक्विपमेंट और उपकरण नहीं हुआ करते थे, इतने एंटीसेप्टिक्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग सर्जरी करवाने से बहुत डरते थे क्योंकि सर्जरी के बाद में मरीज को बहुत सारा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता था। इसी के बाद जो हमारे जोसेफ लिस्टर थे, इन्होंने अपनी सर्जरी में एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया, इसी वजह से इनको एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता कहा जाने लगे। इनके यूज़ के बाद से ही सर्जरी को इतना डेंजर नहीं माना जाने लगा। लुईस पाश्चर की रोग की जर्म थ्योरी से प्रेरित होकर लिस्टर का मानना था कि हवा में मौजूद माइक्रो जर्म घाव में इन्फेक्शन पैदा कर देते
करते हैं। जी हाँ, ये जर्म थ्योरी से प्रेरित हुए थे और इन्होंने सोचा था कि हमारे आसपास जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो अगर खुला घाव देखकर वहाँ पर बैठ जाएंगे और वहाँ पर अधिक मात्रा में इन्फेक्शन पैदा कर देंगे। तो इसी के क्षेत्र में उन्होंने 1865 में सर्जिकल उपकरणों को साफ करने, घावों का इलाज करने और ऑपरेशन रूम को कीटाणु रहित करने के लिए कार्बोलिक एसिड मतलब फिनोल का इस्तेमाल शुरू किया। इस पद्धति ने इन्फेक्शन की संख्या को काफ़ी कम कर दिया और सर्जरी के तरीके को बदल दिया। लिस्टर की एंटीसेप्टिक तकनीक ने सर्जरी को और अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बना दिया। उन्होंने स्टेरलाइज्ड बैंडेज के इस्तेमाल जैसी नई पद्धतियाँ भी शुरू की और सर्जिकल टीम में स्वच्छता को बढ़ावा दिया। हालांकि शुरुआत में लोग उनके विचारों को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार कर लिया गया और आज की सेप्टिक तकनीकों की नींव रखी गई। लिस्टर के नवाचारों ने कई लोगों की जान बचाई और चिकित्सा में स्वच्छता में एक नए मानक स्थापित किए। उनके कार्य ने न केवल सर्जिकल साइंस को आगे बढ़ाया, बल्कि रोगों में रोगाणुओं के महत्व की भी पुष्टि की तथा माइक्रोबायोलॉजी को क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा। जो जोसेफ लिस्टर वैज्ञानिक थे, ये एक सर्जन थे और ये सर्जन के नाम से मशहूर थे और इन्हें एंटीसेप्टिक्स के जनक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये सर्जरी करते थे तो उस दौरान इतने एंटीसेप्टिक नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक्स यूज़ ही नहीं हुआ करते थे, जिससे ये खतरा बना रहता था कि जब भी कोई सर्जरी या कोई घाव हुआ हो तो यदि हम उसे खुला छोड़ दें या फिर कुछ भी यूज़ करें उस खुले घाव पे, तो हम यदि बिना इस्तेमाल किए उपकरणों का यूज़ करते हैं तो उन उपकरणों पे भी छोटे छोटे माइक्रोब्स बैठे रहे होंगे। तो इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले फिनोल की खोज की, जो कि उन माइक्रोब्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि जितने भी आज ओटी रूम्स होते हैं, हमारे मेडिकल रूम्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनको इसी से स्टेराइल किया जाता है, ताकि उन पे जितने भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव रहे होंगे वो वही किल हो जाए, उससे मरीज को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। इन्होंने जब इस पद्धति का आविष्कार किया तो शुरुआत में लोग झिझक रहे थे इसको अपनाने के लिए कि ये सेफ है या नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को इसके महत्व के बारे में समझ में आया तो फिर इसे अपना लिया गया और आज की जो मेडिकल पद्धति चली आ रही है उसकी नींव इन्होंने ही डाली थी, स्टेराइल तकनीक की, जोसेफ लिस्टर ने। अगले जो वैज्ञानिक है वो है एडवर्ड जेनर। इन्हें भी आप लोगों ने क्लास 11th-12th में ही पढ़ा होगा। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1749 में हुआ था। पहला सफल वैक्सीन विकसित करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। आप लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा एडवर्ड जेनर के बारे में, जिन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता कहा जाता है। 1700 के दशक के उत्तरार्ध में चेचक एक गंभीर और आम बीमारी थी, जिससे कई लोग बहुत बीमार पड़ जाते थे और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। जेनर ने देखा कि जिन ग्वालिनों को काउपॉक्स हो गया था, जो कि अपेक्षाकृत कम गंभीर बीमारी है, उन्हें चेचक नहीं हुआ। 1796 में उन्होंने एक ग्वालिन के हाथ पर लगे काउपॉक्स के घाव से कुछ पदार्थ लेकर जेम्स फिप्स नाम के एक 8 वर्षीय लड़के को इंजेक्शन लगाकर अपने विचार का परीक्षण करने का निर्णय लिया। बाद में जब लड़के को जानबूझकर चेचक के संपर्क में लाया गया तो वह बीमार नहीं हुआ, जिससे पता चला कि काउपॉक्स चेचक से बचाव कर सकता है। जेनर ने इस विधि का नाम वैक्सीनेशन रखा, जो गाय के एक लैटिन शब्द वोका से आया है। उनकी खोज ने प्रिवेंटिव मेडिसिन और इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप कई टीकाकरण कार्यक्रम हुए और अंततः 20वीं सदी में चेचक का उन्मूलन हुआ। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों को संदेह था, जेनर के काम को दुनिया भर में मान्यता मिली और इसने जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाया, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई। उनके परिवर्तनकारी विचारों ने कई टीकों के विकास और कई संक्रामक रोगों की
संक्रामक रोगों की रोकथाम का मार्ग प्रशस्त किया, जो पहले बहुत से लोगों की जान लेते थे। एडवर्ड जेनर ने एक ग्वालिन के हाथ पर लगे जो काउपॉक्स के घाव थे, उससे कुछ पदार्थों को लिया और एक लड़का था जिसका नाम है जेम्स फिप्स। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी और उसको इंजेक्शन के माध्यम से वो पदार्थ उसके शरीर में इंजेक्ट करवा दिया और फिर जानबूझकर उस पदार्थ को ऐसे उस लड़के को ऐसे वातावरण में लेकर गया जहाँ पर चेचक की बीमारी अधिक मात्रा में फैली हुई है। कुछ टाइम तक उसे वहीं रखने पर पता चला कि उस लड़के पर चेचक की बीमारी का कुछ भी असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल चेचक रहित था। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो गाउपॉक्स है वो चेचक की बीमारी का एंटीडोट बन सकता है, वैक्सीन बन सकता है। तो क्यों नहीं हम इस गाउपॉक्स के पदार्थ से ही वैक्सीन का निर्माण करें जिससे लोगों की जान भी बच जाए। तो उन्होंने गाउपॉक्स के शरीर से लिए गए पदार्थों को वैक्सीन के रूप में यूज़ किया और उससे जब लोगों को दिया गया तो उस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन के नाम से जाने लगा और सबसे पहले वैक्सीन की पद्धति भी इन्होंने ही शुरू की थी। अगले वैज्ञानिक है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 12 विकास चैप्टर में ही पढ़ा होगा। लुईस पाश्चर एक फ्रांसीसी केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक महत्वपूर्ण खोजें की जिन्होंने बायोलॉजी और मेडिसिन जगत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1859 में उन्होंने प्रसिद्ध स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग किया जिसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की पुरानी धारा को गलत सिद्ध कर दिया। आप लोगों ने क्लास 12 में एस आकार की नली के प्रयोग के बारे में सुना ही होगा, लुईस पाश्चर का प्रयोग, जिसमें उन्होंने 3 एस आकार के फ्लास्क लिए थे, मुड़ी हुई नली थी जिसकी, ठीक है। उन्होंने दर्शाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होते, निर्जीव वस्तुओं से नहीं। पाश्चर के कार्य ने रोग के जर्म थ्योरी को जन्म दिया जिसने दर्शाया कि रोगाणु संक्रमण का कारण बनते हैं। 1860 के दशक में उन्होंने पाश्चुरीकरण का आविष्कार किया, एक ऐसी विधि जिसमें दूध, शराब और अन्य पेय पदार्थ में हानिकारक रोगाणुओं को मारने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। बाद में 1880 के दशक में पाश्चर ने 1881 में एंथ्रेक्स और 1885 में रेबीज के टीके विकसित किए जिससे इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में की शुरुआत हुई और कई लोगों की जान बच गई। उनके शोध ने जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और संक्रामक रोगों को समझने के लिए हमारे तरीके बदल दिए। एक महान फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में योगदान दिया है। उनमें से एक है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का मतलब है उन्होंने दूध और शराब को खराब होने से बचाने के लिए एक ऐसी विधि को विकसित किया जिसमें तरल पदार्थों को निश्चित तापमान पर गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस प्रक्रिया को आज पाश्चुरीकरण के नाम से जाना जाता है। ये प्रक्रिया लुईस पाश्चर की ही देन है। फिर अगला है टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन। पाश्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए पहले टीके विकसित किए। उनके काम में इम्यूनोलॉजी मतलब रोग प्रतिरोधक विज्ञान की नींव रखी गई थी और उन्होंने जर्म थ्योरी के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि बीमारियां सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, न कि स्वतः जनन मतलब अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। इस खोज ने चिकित्सा और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। फिर उन्होंने फर्मेंटेशन के क्षेत्र में भी अपना मत दिया। उन्होंने खोजा कि शराब और सिरका बनाने के लिए खमीर जैसे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होते हैं। लुईस पाश्चर का प्रयोग, जिसमें उन्होंने तापमान का प्रयोग करके किस प्रकार से लेड फ्लास्क बनाया और अधिक तापमान देने से अपने पदार्थों को बैक्टीरिया मुक्त करवाया। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। 1843 से लेकर 1910 तक। रॉबर्ट कोच का जन्म 1843 में जर्मनी में हुआ था और वे 1800 के दशक में के एक अंत में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। 1876 में उन्होंने पाया कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु एंथ्रेक्स का कारण बनता है, जो पहली बार था जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी बीमारी से स्पष्ट रूप से संबंध पाया गया। ये है एंथ्रेक्स से पीड़ित
एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ डेड एनिमल। एक मरा हुआ जानवर है जिसको अलग रखा गया है। इसके शरीर से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर लिया है और अलग से वातावरण में उसकी कॉलोनी तैयार की गई है, मतलब उसको संवर्धित किया गया, एकत्रित किया गया है। पर इन सभी कॉलोनी को एक माइक्रोस्कोप में उसकी कोशिकाओं की पहचान की गई है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है कि कोशिकाएं किस प्रकार से है, उनकी क्षमता, शारीरिक क्षमता क्या है। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो भी एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को एक स्वस्थ जानवर चूहे में डाल दिया गया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इनटू अ हेल्थी एनिमल, एक स्वस्थ जानवर के अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर दिया गया है। फिर उन्होंने देखा जब कुछ टाइम के बाद द डिसीज इज रिप्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम द दिस एनिमल। इसका मतलब होता है कि वह स्वस्थ चूहा भी एंथ्रेक्स से बीमार हो गया और फिर वो मर गया था। फिर कोच ने जब उसे मरे हुए चूहे के रक्त की जांच की थी, इस मरे हुए चूहे की रक्त की जांच की, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अ प्योर कल्चर। फिर आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाई, जांच करने पर पता चला कि वही जीवाणु फिर से मिले जिन्होंने शुरू में अलग किया गया था, जिन्हें शुरू में इस कॉलोनी में बनाए गए थे। इन्हीं जीवाणुओं की वजह से इस जीव की भी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कहा कि एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया की वजह से ही बैसिलस एंथ्रेक्स एक जीवाणु का नाम है, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स नाम की बीमारी फैल रही है। तो ये प्रयोग है रॉबर्ट कोच का। फिर 1822 में कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। टीबी की बीमारी से पीड़ित एक एंटीबायोटिक की खोज की जो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनता है। इन संबंधों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने 1800 दशक में कोच के पास्टुलेट्स विकसित किए। कोच के पास्टुलेट्स यह सिद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि एक विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक विशिष्ट बीमारी का कारण बनता है। ये सिद्धांत किसी माइक्रोब को उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी से जोड़ने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करते हैं। कोच ने नई प्रयोगशाला तकनीकें भी विकसित की, जैसे बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए सॉलिड ऑगर मीडिया का उपयोग और स्टेनिंग मेथड्स, जिनसे बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। उनके अनुसंधान ने रोग की जर्म थ्योरी की नींव रखी और क्लिनिकल मेडिसिन एवं माइक्रोबायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। रॉबर्ट कोच का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में स्टेनिंग मेथड्स की पद्धति दी, जिसके द्वारा स्टेनिंग के द्वारा बैक्टीरिया की पहचान की जा सके, और सॉलिड अगार तैयार करने की विधि दी, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया को कल्चर करवा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वैज्ञानिकों के परिचय के बारे में हम मिलते हैं अगले वीडियो में।